गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर द्रोणाचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि अभी हम जो टॉपिक कर रहे थे ये 1857 की क्रांति की बात कर रहे थे और राजस्थान के संदर्भ में हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें इन कानूनों की हमने चर्चा की थी और उसमें विशेषकर अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, जो उनके गवर्नर जनरल यहाँ पर आए, विशेषकर लॉर्ड हेलेजली, जिन्होंने सब्सिडी लाइन्स पॉलिसी अपनाई। उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो यहाँ पर सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी लेकर आते हैं। और उनके बाद में अपन तीसरी बात की थी लॉर्ड डलहौजी, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आते हैं। इन तीनों जो गवर्नर जनरल्स थे, इनकी नीतियों से अपन यूँ कहें कि जो ना केवल शासक वर्ग, ना केवल सामंत वर्ग, बल्कि हमारी जो रैयत यानी जो आम जनता थी, इन सभी के अंदर असंतोष की भावना थी। के कई कारण थे, वो हमने वहाँ पर चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे उनकी और ऐसी नीतियाँ जिनके कारण से राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान के जो सामंत वर्ग है, जिन्होंने भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्रांतिकारियों का साथ दिया, यहाँ की जनता जिन्होंने क्रांति के अंदर भाग लिया, का मूल कारण क्या रहा और क्यों इन लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, इनकी हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लॉर्ड डलहौजी की जब अपन बात कर रहे थे तो लॉर्ड डलहौजी के समय बताया था कि लॉर्ड डलहौजी सेना का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। और लॉर्ड डलहौजी ने सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए, ये सेना थी, सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए उन्होंने एक नया आधुनिकीकरण करने के लिए उन्होंने एक नई प्रोसेस और शुरू की थी। वो चाह रहे थे लॉर्ड डलहौजी कि सेना का आधुनिकीकरण किया जाए। और सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए उन्होंने जो बेस जहाँ राइफल पहले चल रही थी, उन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का उन्होंने प्रचलन शुरू करवाया। अब 1856 में वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके स्थान पर तब नए गवर्नर जनरल यहाँ पर आते हैं, मिस्टर लॉर्ड विलियम कैनिंग। तो लॉर्ड विलियम कैनिंग उस काम को आगे बढ़ाते हैं और उन्होंने सेना के अंदर ये एनफील्ड राइफल लागू कर दी। इस एनफील्ड राइफल के बारे में ये अफवाह थी कि इसका जो कैप है, इसकी कारतूस है, उसके कारतूस के कैप को गाय और सूअर की चर्बी से चिकना किया गया है। अब जो कारतूस को गाय और सूअर की चर्बी से चिकना किया गया, कोई बात नहीं, वहां तक भी ठीक था, लेकिन उस कैप को दांतों से हटाना पड़ता था। अब आप इमेजिन कर लीजिए, एक हिंदू हैं और आपको किसी गाय की चर्बी को मुंह में लेने के लिए कहा जाए तो ऑब्वियसली हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और हमारे धर्म में ये वर्जित नहीं है। ऐसे ही एक मुस्लिम की बात करेंगे तो वो कभी भी जो सूअर की चर्बी है उसको मुंह में नहीं लेगा। तो इन दोनों कारणों से कि ना तो हिंदू और ना मुसलमान उनको अगर मुंह में लेते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। और जो अंग्रेजों की सेना थी उनमें भी ज़्यादा जो भारतीय थे और भारतीयों में हिंदू और मुसलमान थे, तो दोनों वर्ग थे, उन दोनों वर्ग के सैनिकों की धार्मिक भावना इससे आहत हो रही थी। और यही आगे चलकर क्रांति का तत्कालीन कारण बनता है, जिस कारण से हमारे देश के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है। अब हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो देखो, ये पॉइंट से हमारी जो चर्बी वाली बात करें, राजस्थान में भी इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान में ये पड़ा कि जब यहाँ के लोगों को, यहाँ के सैनिकों को पता चला कि ऐसे चर्बी कारतूस के कारण से यहाँ पर मेरठ के अंदर विद्रोह हो चुका है, तो यहाँ के सैनिकों ने भी कमर कस ली। यानी कि जो यहाँ पर जो भी सैनिक थे उन्होंने भी कमर कस ली अलग अलग बटालियन के अंदर कि हम भी इस आहुति के अंदर अपना बलिदान देंगे, और वो भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। एक तो ये घटना इसकी मानी गई है, इसका तत्कालीन कारण था। अब राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन और देखें, देखिए इसमें एक धार्मिक कारणों में एक और था। यह जब हम राजस्थान के इतिहास पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में कई धार्मिक कृतियाँ चल रही थी, प्रचलित थी। ये हमारे धर्म का एक अंग थी, जैसे सती प्रथा है, ढाकन प्रथा है, हमारे यहाँ पर सती प्रथा, ढाकन प्रथा, त्याग प्रथा, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी थी, जैसे महिला और लड़कियों का क्रय विक्रय, ये हमारे यहाँ पर आम प्रचलन के अंदर था राजा महाराजाओं के काल के अंदर। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ पर आए, आधुनिकता के नाम पर इन्होंने इन सभी कृतियों के ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया और अपने प्रभाव में इन्होंने इन सब के ऊपर रोक भी लगा दी। इससे भारतीय जो जनमानस है और हमारा राजपूताना का जो जनमानस है, ये उससे बड़ा आक्रोशित होता है कि ये हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। ये एक भावना पैदा हो गई।
इस भावना के को जो बल देते हैं ये ईसाई मिशनरीज और बल देते हैं। यहाँ पर जो ईसाई मिशनरीज आती हैं ये लोगों को बरगलाती हैं, धर्म में परिवर्तन करने की बातें भी कहती हैं। उद्देश्य तो उनका इस्लाम में है, जो उनको ईसाईयत में कन्वर्ट करना था, विशेषकर आदिवासी इलाके के अंदर। लेकिन वो एक शिक्षा का जामा पहने हुए थे कि भारतीयों को हम शिक्षित करेंगे, लेकिन हमारे जनमानस के अंदर उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा और लोगों में इन ईसाईयत के खिलाफ या यूँ कहें कि अंग्रेजों के खिलाफ एक आक्रोश या एक घृणा की भावना पैदा हो गई। ऐसे हम दोस्तों राजस्थान के सामने अगर आर्थिक कारणों की अपन बात करते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। आर्थिक कारण ये कैसे रहा, इसके कारण मैंने आपको बताया था, पहले भी समझाया था कि हमारे राजस्थान के अंदर इस प्रकार की स्थिति थी कि शासक, सामंत, आप जागीरदार कह दीजिए उसको, और रैयत, इन तीनों के बीच में पहले बड़े मधुर संबंध थे। तीनों में जो संबंध थे ये बड़े मधुर संबंध थे और ये जो रिएक्शन थी वो बिल्कुल बाई डायरेक्शन थी। बाई डायरेक्शनल का मतलब ऐसा है कि शासक सामंत के ऊपर डिपेंड था तो सामंत भी शासक के ऊपर डिपेंड था, सामंत रेत पर डिपेंड था तो रेत भी सामंत के ऊपर के मामलों में डिपेंड थी। अब एक दूसरे पर निर्भरता होने के कारण से ये एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार हुआ करते थे और बड़े अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर शासन चल रहा था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इस शासक वर्ग को सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई कि अब आपको किसी अन्य सैन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो सैन्य शक्ति इनको जो उपलब्ध करवाते हैं ये अंग्रेजों ने इनको उपलब्ध करवा दी, यानी कि ये अंग्रेजों ने जिम्मेदारी ले ली। अंग्रेजों की जिम्मेदारी होगी साहब कि अब जो कोई बाह्य युद्ध लड़ेगा इस बाह्य युद्ध में आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अंग्रेजों की सेना लड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था सब्सिडियरी अलायंस के अंदर और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन दोनों में ये था कि बाह्य रक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी, बस आपको तो एक सेना अपने राज्य में रखनी है। अब सेना राज्य में रखी तो शासक के पूर्ण रूप से सैन्य शक्ति के लिए अब सामंत के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, सामंत वाला काम उनके लिए अंग्रेज करने लग गए। तो इन दोनों के संबंधों के अंदर भी पहले वाला वो जो कह सकते हैं कि मधुर संबंध इनके पास इनके नहीं रह पाए। एक मालिक और सेवक का इनका संबंध हो गया। ये सामंत से ज़्यादा कर वसूल करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल किया जाए और वो कर भी अब ये नगद रूप में अंग्रेजों के प्रभाव में इन्होंने नगद रूप के अंदर वसूल करना शुरू कर दिया। नगद धन के रूप में वसूल करना, पहले ये अनाज के रूप में लिया करते थे और वो अनाज के रूप में न लेकर नगद धन के रूप में ये लिया जाने लगा। शासक जो सामंत वर्ग है उसकी स्थिति बड़ी कमजोर हो गई एक शासक के सामने, यहाँ पर क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। बेचारा सामंत क्या करता, उन्होंने ये भार जनता के ऊपर डाला तो जनता की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है इस कारण से। तो ये जब अंग्रेजों ने इनकी जो सैन्य ताकत देने की इनको फैसला किया तो उस सैन्य शक्ति के लिए उन्होंने जो सेनाएं बनाई उन सेनाओं का भी सारा खर्चा उस शासक को देने लगा, दिया जाने शासक के द्वारा दिया जाने लगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एक जैसे अपने जोधपुर लीजन की स्थापना इन्होंने की, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना इन्होंने की और मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। तो इन सब का खर्चा जो दिया जा रहा था ये भारतीय राजा महाराजाओं के दिए हमारे राजस्थान के राजपूताना के शासकों के द्वारा उनको वहन किया जा रहा था, जिससे आर्थिक भार हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ रहा था और इनडायरेक्टली उस आर्थिक भार से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रही थी वो हमारी रेत हो रही थी और इसकी हालत दयनीय हो गई। एक तो देखो आर्थिक स्थिति का कारण ये था। दूसरा ऐसा आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर इस कारण से हुई कि अंग्रेजों ने औद्योगिकरण की, आपको मालूम है हम जानते हैं कि इसी दौरान इंग्लैंड के अंदर या ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और बड़ी तीव्र गति से होती है। तो वहाँ का जो माल है ये माल हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर आने लगा, हर जगह पर आने लगा और हमारे बाजार वहाँ के जो रेडीमेड आइटम्स है उससे भर गए, जिससे उनको जो विदेशी माल है उस विदेशी माल के कारण से विदेशी जो सामान है ये सामान की प्रचुरता के कारण से जो प्रचुरता हुई, इस प्रचुरता के कारण जो हमारे शिल्पी हैं, ये शिल्पी या जो और भी कामगार हैं कैसे भी थे ये सारे कामगार बेरोजगार हो गए साहब। हालात ये हो गए
कि जो बनिया वर्ग था बेचारा, ये बनिया वर्ग यहाँ पर प्लान करने जग जाता है, यानी प्लान करके दूसरी जगह पर चला जाता है। यहाँ का जो उस वक्त शिल्पी वर्ग था, अंग्रेजों की इस नीति के कारण से ये शिल्पी वर्ग अब या तो किसानी यानी खेती करने लग जाते हैं, खेती कार्य में संलग्न हो गए, जिससे खेती पर दबाव बढ़ा। और जो तीसरे अपन बात करेंगे, जो किसान थे बेचारे, अब किसान तो इस पर जो खेती है, इस खेती पर अधिक दबाव बढ़ा, अधिक दबाव बढ़ा, जिस कारण से देखो बेरोजगारी ज्यादा हो जाती है। ये लाभ का सौदा खेती अब नहीं रह पाती है। तो किसानों की हालत में बेचारी, किसान, कामगार, बनिया, ये जो भी वर्ग था, ये बुरा, इनकी आर्थिक कमर टूट चुकी थी। ये शिल्पी अपना शिल्प को छोड़कर छोटा मोटा या तो मजदूरी करने लग गए थे, या यूँ कहें कि जैसे कहीं पर श्रमिक का काम करने लग गए, या फिर खेती का काम करने लगे। जब ये खेती में आए तो खेती के ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि खेती में छुपी हुई बेरोजगारी ज़्यादा होती है। आप जानते हैं परिवार में अगर 10 लोग हैं और 15 हो जाएंगे तो 5 लोग भी उसके अंदर ही लग जाएंगे। तो वो 5 लोग एक तरह से वो छुपी हुई बेरोजगारी ही कहलाती है। जो काम 5 लोग कर सकते हैं, उसी काम को 15 लोग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इस प्रकार की बेरोजगारी हमारे यहाँ पर और भी ज़्यादा फैल गई थी, और कमोबेश ये बेरोजगारी आज भी हमारे यहाँ पर काफ़ी है। तो इन सभी कारणों से हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी कमजोर हो गई थी। सैनिकों की दृष्टि से देखें अपन, तो अब जब सामंत को सरकार की जो उसकी सेना की आवश्यकता नहीं है, तो जो किसान जो सेना की भूमिका निभाते थे, सैनिक की भूमिका निभाते थे, अब वो सारे बेरोजगार हो गए, और जो एक धन आता था उनको सैनिक के नाते, वो धन आना बंद हो गया। तो भी इनकी हालत बुरी खराब हो जाती है, और बहुत सारे जो सैनिक हैं वो बेरोजगार हो जाते, और उनके अंदर एक असंतोष की भावना पैदा होती है। दूसरा, जो अभी सैनिक नौकरी में थे, अलग अलग बटालियन में थे, तो भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक अगर दोनों सेम पोस्ट के ऊपर हैं, तो भी उनके वेतन के अंदर बहुत सारा डिफरेंस था। अगर हमारे सैनिक को 1 रुपया मिलता, तो उसी काम करने वाले अंग्रेज सैनिक को 4 रुपये दिए जाते थे। कहने का मतलब 1:4 की ऐसा हालत था। 4 उसका उसका 1/4 वेतन ही, कि लगभग 1/4 वेतन हमें एक अंग्रेज सैनिक के मुकाबले हमें हमारे सैनिकों को मिला करता था। ना इनको इतना प्रमोशन दिया जाता था, केवल छोटे पदों के ऊपर रखा जाता था, जिससे जो सैनिक वर्ग है उसमें बड़ा असंतोष की भावना पैदा हो रही थी। चाहे वो हमारा पूरे भारत के अंदर ये हालत थी, तो राजपूताना भी इससे अछूता नहीं था। तो राजपूताना में भी जो भी सैनिक थे, उन्होंने या छावनियों के अंदर कार्य करे थे, वो विद्रोह का बिगुल उन्होंने समय आने पर बजा दिया। ये तो दोस्तों प्रमुख प्रमुख कारण थे। इनमें से देखो, लोगों को क्रांति में जोड़ने के लिए कुछ शासकों ने भी काम किया, और जो कुछ कवि लोग थे, उन्होंने भी अपनी कविताओं के माध्यम से इस क्रांति में लोगों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। और जिन्होंने भी अंग्रेजों का यानी क्रांतिकारियों का साथ दिया, हमारे कवि वर्ग ने, उन जो बौद्धिक वर्ग था, उन्होंने उनकी प्रशंसा की। जैसे कवि माधवदास की बात करते हैं। कवि माधवदास, जिन्होंने बीकानेर के महाराजा रतन सिंह की बड़ी प्रशंसा की है, क्योंकि बीकानेर के जो महाराजा रतन सिंह थे, इन्होंने जवाहर जी को अंग्रेजों के सुपुर्द नहीं किया। जबकि उसी समय अगर जोधपुर की बात करें, तो जोधपुर के महाराजा जो भगत सिंह जी, तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे, इन जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने उस वक्त जो डूंग जी वहाँ पर जैसलमेर जोधपुर के अंदर शरण लेते हैं, तो उनको अंग्रेजों के सुपुर्द कर देते, तो उनकी तो आलोचना की जाती है, और रतन सिंह की बड़ी प्रशंसा की जाती है। तो जिन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया, उनके हमारे यहाँ पर, या पहले क्रांति की अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने इस प्रकार का कोई झंडा बुलंद किया, उन सभी को हमारे सर आंखों के ऊपर बैठाया। ये चर्चा अपन और भी करेंगे, आगे चलती रहेगी। अब अपन बात करते हैं कि वास्तव में राजस्थान के अंदर क्रांति कब शुरू होती है, और उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि उस वक्त हमारे राजस्थान में कंपनी की स्थिति क्या थी, उनके अधिकारी वर्ग की स्थिति क्या थी, उन सब के बारे में थोड़ा सा अपन को जान लेना चाहिए। तो क्रांति के समय स्थिति ऐसी थी। थोड़ा सा मैं आपको राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान के प्रशासन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेजों ने के साथ हमारे सभी राजस्थान की रियासतों ने संधि कर ली, तो उन्होंने
राजपूताना एजेंसी की स्थापना की और इस राजपूताना एजेंसी को उन्होंने उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, उत्तर पश्चिमी प्रांत के जो उप गवर्नर थे, इस उप गवर्नर के अधीन, उप गवर्नर के अधीन राजपूताना एजेंसी, राजपूताना एजेंसी का प्रशासन किया गया, प्रशासन किया गया। फिर हम जैसे आगे बढ़े तो हमें मालूम है 1832 के अंदर एक राजस्थान में नया पद सृजित हुआ और ये पद सृजित होता है एजीजी का, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद इसमें सर्जित किया गया, यानी राजपूताना का जो एजेंट गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजपूताना का जो एजीजी का पद 1832 में सर्जित किया गया और ये पद जो सर्जित किया जाता है 1832 के अंदर, ये उस वक्त जो भारत के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इस लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, बेंटिंग के द्वारा ऐसा किया गया। फिर आगे चलकर अपन देखते हैं तो जो एजीजी है, इस एजीजी का जो मुख्यालय बनाया गया, ये मुख्यालय अजमेर के अंदर बनाया गया और राजपूताना के अंदर अजमेर ही अंग्रेज सत्ता का प्रमुख केंद्र था, मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। इसमें भी आगे चलकर ऐसा कर दिया गया कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है या ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय है, ग्रीष्मकालीन आवास बोल सकते हैं उसका, या ग्रीष्मकालीन ऑफिस बोल सकते हैं एजीजी का, ये ग्रीष्मकालीन ऑफिस उस वक्त माउंट आबू को कर दिया गया। और आप लोगों को मालूम होगा आज़ादी के बाद भी जब हमारे यहाँ पर गवर्नर का पद सृजित हुआ तो 2 महीने के लिए मई जून का जो महीना होता है उसके लिए गवर्नर हाउस को माउंट आबू शिफ्ट किया जाता था, लेकिन अब ये स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, अब इस प्रकार का कोई काम नहीं किया जाता है। तो एजीजी, फिर हम यहाँ पर देखेंगे क्रांति के समय, जब क्रांति होती है, इस क्रांति के समय ये एजीजी कौन था? तो देखिए क्रांति के समय जो एजीजी की बात करेंगे, ये एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे मैं आपको बताऊंगा ये 3 भाई थे और तीनों के तीनों भाई अच्छी पोस्ट के ऊपर थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उनमें से एक था। ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस वक्त राजपूताना का एजीजी था और उसी समय, अगर क्रांति के समय अपन ये उत्तर पश्चिमी प्रांत और उत्तर पश्चिम प्रांत का जो उप गवर्नर के दिन, तो इसका जो मुख्यालय रहा करता था, ये मुख्यालय आप लोगों को मालूम होना चाहिए आगरा में हुआ करता था और आगरा में जो उप गवर्नर जनरल बैठता था उसी के दिन हमारी राजपूताना एजेंसी थी। तो क्रांति के समय की अगर अपन बात करते हैं तो क्रांति के समय जो उत्तर पश्चिम प्रांत है जिसके अधीन हम थे, राजपूताना एजेंसी थी, इस उत्तर पश्चिम प्रांत का उप गवर्नर कौन था? तो ये उप गवर्नर उस वक्त मिस्टर कॉलविन थे। अच्छी तरह से अपन को मालूम होना चाहिए, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उस वक्त उप गवर्नर मिस्टर कॉलविन थे। तो कॉलविन ये उत्तर पश्चिम प्रांत के उप गवर्नर जिनके अधीन हमारी राजपूताना एजेंसी का पूरा प्रशासन था और राजपूताना का यहाँ का शासन चलाने के लिए यहाँ एक नया पोस्ट सृजित किया गया था। मैंने आपको बताया था 1832 एजीजी। तो क्रांति के समय हमारे ऊपर जो क्रांति के समय हमारे यहाँ पर जो एजीजी था, एजीजी मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अब देखिए होता क्या है कि हमने देख लिया कि पहले तो उप गवर्नर उनका प्रशासन इस प्रकार से था और ये उप गवर्नर जो था ये आगरा में बैठा करता था। तो उप गवर्नर है उसके अधीन एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था और एजेंट टू गवर्नर जनरल मुख्य रूप से जो बैठा करता था वो अजमेर या फिर
माउंट आबू के अंदर बैठा करता था ग्रीष्म काल के अंदर। और एजीजी है, इस एजीजी के अधीन अलग अलग राज्यों के लिए पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किए जाते थे। तो उस वक्त किस राज्य में यानी किस रियासत में कौन पॉलिटिकल एजेंट था क्रांति के समय, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पॉलिटिकल एजेंट ध्यान रखना, ये सारी बात अपन क्रांति के समय की बात कर रहे हैं। क्रांति के समय ये पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो देखिए, क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो इसमें अपन 3-4 जगह के मालूम होना चाहिए। एक तो मेवाड़ का, दूसरा मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, तीसरा यहाँ पर अपने कोटा का पॉलिटिकल एजेंट, ऐसा ही एक यहाँ पर अपने जो जयपुर है, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, और एक मिस्टर अपन को भरतपुर का भी मालूम होना चाहिए। ये 5 जगह के पॉलिटिकल एजेंट, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, मेवाड़ की बात करें तो ये मिस्टर CL सावर साहब, ये उस वक्त मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर मेक मौसन थे, ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा की बात करें तो कोटा में उस वक्त मिस्टर जो मेजर बटन था, इस मेजर बटन को ही यहाँ पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किया गया था। और जयपुर की बात करें तो ये मिस्टर विलियम ईडन, विलियम ईडन, इनको जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। और भरतपुर का मिस्टर मेरिसन, ये मेरिसन भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो यहाँ ये तस्वीर आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि भारत में अंग्रेज जो राजपूताना में अंग्रेजों का जो प्रशासनिक ढांचा था वो इस प्रकार से था कि पहले राजपूताना के सभी रियासतों को एक एजेंसी का अधीन किया गया और उस एजेंसी का नाम रखा गया राजपूताना एजेंसी। राजपूताना एजेंसी को उप गवर्नर का अधीन किया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत के उप गवर्नर। और उत्तर पश्चिम प्रांत का जो उप गवर्नर बैठा करता था, ये बैठा करता था आगरा में। तो आगरा के उप गवर्नर के अधीन कर दिया गया। फिर आगे चलकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजपूताना के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक पोस्ट सर्जित की गई और उसका नाम रखा गया एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो सीधा सीधा गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने के लिए ये पोस्ट बनाई गई और 1832 में ये पोस्ट बनाई गई थी। इसका मुख्यालय अजमेर और आबू के अंदर, ग्रीष्मकालीन आबू में, और अन्य समय में ये अजमेर। वैसे आपको मालूम होना चाहिए, अंग्रेजों का चाहे दौलत खाना देख लीजिए, उनका आयत खाना देख लीजिए, या यूँ कहीं कि राजपूताना में उनकी शक्ति का अगर कोई केंद्र था उनका, तो ये उनका शक्ति का केंद्र या प्रतीक कोई था तो वो अजमेरी था। अजमेर में ये बैठा करते थे। अब पॉलिटिकल एजेंट जो एजेजी उसके अधीन अलग अलग रियासतों के लिए पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे। हमें कई बार क्वेश्चन बोला जाता है कि क्रांति के समय कहाँ का कौन पॉलिटिकल एजेंट था, कभी इनको क्रॉस करा लिया जाता है, कभी पर्टिकुलर किसी के बारे में बोल लिया जाता है। इसलिए 5 जगह के जो गवर्नर जो पॉलिटिकल एजेंट हैं, PA साहब हैं, इनके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपने देखा कि मेवाड़ मिस्टर CL सावर्स हैं, मारवाड़ के मिस्टर मैकमॉसन है, कोटा के मेजर बटन है, जयपुर के विलियम ईडन है, और भरतपुर के मेरी सन है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो मेजर बटन है ये इसमें मारा जाता है, मेजर बटन को मार दिया जाता है। आगे चलकर अपन ये भी देखेंगे कि जो मिस्टर मैकमॉसन है, ये मैकमॉसन भी मारा जाता है। तो मैकमॉसन और मेजर बटन ये दोनों इसमें मारे जाते हैं। ये मैरिसन है भरतपुर वाला, इसको बेचारे को भरतपुर छोड़कर भागना पड़ता है, नहीं तो इनके लिए भी कहा गया था कि भाई साहब तुम्हारा भी काल है, जिस प्रकार से मेजर बटन का जिंगा लाला किया गया वैसे आपका भी जिंगा लाला किया जा सकता है। तो ये मोटे मोटे जो नाम है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्रांति के समय उप गवर्नर कौन था, मैंने अभी आपको बताया कॉलविन था। क्रांति के समय एजेजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और ये बाकी कौन है, ये सारा अपने आ गया। यानी क्रांति के समय की अगर अपन इसकी बात कर रहे हैं, क्रांति के समय तो मोटा मोटा अच्छी तरह से आप याद कर लो, ये मिस्टर कॉलविन थे, और जो एजेजी थे ये मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे।
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। एक तो देखो ये ढांचा था। दूसरा, यहाँ सैन्य नियंत्रण रखने के लिए हमारे राजपुताना में कुछ छावनियाँ भी बनाई गई थी। तो उस वक्त हमारे यहाँ पर कितनी अंग्रेज छावनियाँ थी और कौन सी छावनी कहाँ पर थी, हम उन छावनियों की भी देखो यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए माय डियर, ऐसा बताया गया है क्रांति के समय हमारे राजपुताना में 6 अंग्रेज छावनी। इन 6 अंग्रेज छावनियों की अगर अपन चर्चा करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले इसमें एक छावनी नसीराबाद छावनी। दूसरा अपन चर्चा करेंगे इसमें नीमच छावनी की। फिर यहाँ एरिनपुरा छावनी है, एक छावनी यहाँ पर ब्यावर है, एक यहाँ पर खेरवाड़ा है, खेरवाड़ा छावनी, और एक लास्ट अपन बात करेंगे तो ये देवली। ये 6 छावनियाँ हमारे यहाँ पर थी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा और देवली। इन 6 में अपन देखें तो देखो वर्तमान में जो नीमच है ये तो राजस्थान में है नहीं, बाकी इसके अलावा बाकी सारी जो छावनियाँ हैं वो राजस्थान में है। नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग है, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर है। बाकी 5 और छावनियाँ हैं, ये पाँचों की पाँचों छावनियाँ हमारे राजपुताना में थी। हम एक अलग टॉपिक के अंदर इन सभी की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल मैं इतना आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कौन सी बटालियन थी, कब इन्होंने विद्रोह किया और इस विद्रोह का स्वरूप क्या था, इस सारी बातें अपन यहाँ पर करेंगे। देखिए नसीराबाद की अगर अपन बात करते हैं तो नसीराबाद के बारे में ऐसा है कि वर्तमान जैसे अजमेर ज़िला, अब आपको मालूम है अजमेर का टुकड़ा करके अलग से केकड़ी जी भी बना दिया गया है। तो ये अभी उसकी जैसे आधुनिक अपना जो जिलों के बारे में पूरी डिटेल आएगी तब हम इसकी ओर देखेंगे कि अब इनके जिलों की क्या स्थिति में बदलाव हुआ है, उस स्थिति के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। जैसे नसीराबाद अभी तक अजमेर के अंदर ही है, वैसे केकड़ी को अलग से बना दिया गया है, तो केकड़ी में कौन सा क्या है वो भी पता करेंगे। नीमच आपको मालूम है अपने आप में एक अलग जिला है मध्य प्रदेश का। एरिनपुरा वर्तमान पाली के अंदर है और अब भी ये पाली के अंदर ही होगा। ब्यावर को अपने आप में एक अलग जिला बना दिया गया, तो ये ब्यावर जिला हो गया। और खेरवाड़ा ये उदयपुर के अंदर ही है, अब भी इसको उदयपुर के अंदर ही बना हुआ है। और जो देवली है ये टोंक के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ जो ये 6 जिले हैं, जो 6 छावनियाँ हैं, इन छावनियों के अंदर अगर बटालियन जो थी उस वक्त, उन बटालियन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिए नसीराबाद में उस वक्त बटालियन थी 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बंगाल तो नेटिव इन्फेंट्री है, ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उस वक्त नसीराबाद में थी। नीमच की बात करें, देखो वैसे तो नीमच की अगर अपन चर्चा करते हैं तो नीमच के अंदर अंग्रेजों की बटालियन थी, लेकिन उनके साथ ही नीमच के अंदर आगे जहाँ पर जो कोटा कंटिजेंट है उसके भी कुछ सैनिक थे यहाँ पर। तो जो कोटा कंटिजेंट है, इस कोटा कंटिजेंट इसके भी बहुत सारे सैनिक यहाँ पर थे, साथ में यहाँ पर अंग्रेज टुकड़ियाँ भी थी। एरिनपुरा की बात करें, एरिनपुरा के अंदर उस वक्त जोधपुर लीजियन, जो जोधपुर लीजियन बटालियन है, ये जोधपुर लीजियन बटालियन एरिनपुरा में थी। ब्यावर के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर मेरवाड़ा बटालियन थी, ये मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर के अंदर थी। खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भील कोर बटालियन ये थी। देवली के अंदर उस वक्त एक तो 40वीं मीना बटालियन, 40वीं मीना बटालियन थी, और यहाँ पर दूसरी बटालियन थी कोटा कंटिजेंट। ये प्रमुख रूप से यहाँ पर थी इन छावनियों के अंदर। वैसे यहाँ अंग्रेज सैनिक भी थे और भारतीय भी थे, लेकिन जो बहुमत था
यहाँ पर बहुमत भारतीयों का था। वो तो कहीं भी देख लीजिए, इतने अंग्रेज सैनिक हमारे देश में थे नहीं। उनकी अपन देखा जाए तो हालत ऐसी थी कि करीब अगर एक अंग्रेज है तो 4 भारतीय सैनिक हैं। ये अलग बात है, मजबूरियों की वजह से हमारे कारण से उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। हमारे कारण से ही अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, ये चीज हमने देखी है। तो ये जो 6 छावनियां थी, इन छावनियों के अंदर किस प्रकार से क्रांति का बिगुल बजा, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। अब ये 2 चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर बताना चाहूंगा कि ये हमारा जो प्रशासनिक स्वरूप है अंग्रेजों का, जिसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो उप गवर्नर है जो आगरा में बैठा करता था, उसी का अधीन राजपूताना एजेंसी थी। और क्रांति के समय यहाँ का जो उप गवर्नर था वो मिस्टर कॉलविन था। फिर राजपूताना के जो गतिविधियां, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों की रिपोर्ट गवर्नर जनरल तक देने के लिए एक पोस्ट थी एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था ये अजमेर और आबू के अंदर, यानी मुख्यालय इनका मुख्य रूप से अजमेर ही था, लेकिन गर्मियों के दौरान ये आबू में रहा करते थे। और क्रांति के समय ये मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इस पोस्ट के ऊपर थे। फिर एजीजी की रिपोर्ट तो देने का काम करते थे एजीजी को, ये हर रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, इनको रिपोर्ट दिया करता था। तो अभी मैंने आपको 5 रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट की बात की है। मेवाड़ का मिस्टर CL सावर्स है, मारवाड़ के मिस्टर मैकमोसन है, कोटा के मेजर बटन, जयपुर का विलियम ईडन और भरतपुर का मेरिसन। अब ये तो यह दूसरा छावनियों की बात की अपने, परीक्षा छावनियाँ अच्छी तरह से याद रख लेना चाहिए। हैदराबाद, नीमच, एनपुरा, ब्यावर, हिरवाड़ा और देवली। इनमें से जो नसीराबाद है ये एक प्रमुख छावनी थी। इस नसीराबाद के अंदर क्या हुआ, यहाँ क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, उसकी हम चर्चा करेंगे। अब अपना जो टॉपिक होगा ये होगा राजपूताना में क्रांति की शुरुआत। राजपूताना में क्रांति की शुरुआत, हमारे राजपूताना में इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ये शुरुआत के बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। राजपूताना में क्रांति की शुरुआत, देखिए माय डियर, राजपूताना में अगर अपन क्रांति की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो उसका जो प्रारंभिक स्थल है, यानी कि हाँ जहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत हुई, अगर ये हम देखते हैं राजपूताना के अंदर, तो हमें मालूम है इसकी शुरुआत जो हो रही है ये नसीराबाद छावनी से हो रही है। कब हुई इसकी अगर अपन चर्चा करें तो देखो अपन पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत जो हमारे यहाँ पर होती है ये 28 मई 1857 को यहाँ छावनी की शुरुआत होती है। इस बटालियन ने की, अगर बटालियन की बात करें, वास्तव में शुरू करने वाली जो बटालियन थी ये तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है ये इसकी बटालियन थी। बटालियन इसने शुरुआत की, बटालियन ने क्रांति की शुरुआत की, क्रांति की शुरुआत की। अब यहाँ इसकी सहायक बटालियन, यानी इसकी सहायता की, किसने इसकी सहायता की, तो सहायता करने वाली बटालियन की अगर अपन बात करेंगे, सहायक बटालियन जिन्होंने इनकी सहायता की यानी क्रांति में जुड़ गए, तो वो और कोई नहीं है, वो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है। नेटिव इन्फेंट्री है जिन्होंने साहब इसकी सहायता की। इसका परिणाम अपन देखें तो देखो, परिणाम के बारे में अपन अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा डिटेल से परिणाम को। पहली बात तो यह है कि तत्कालीन रूप से ये क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। देखो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इन कारतूसों को लेकर ही, जो चर्बी वाले कारतूस थे, इनको लेकर मेरठ छावनी के अंदर 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो जाती। धीरे धीरे ये आग
पूरे देश के अंदर फैल जाती है। वैसे कुछ सर्वे में पता चला है कि क्रांतिकारी इसकी शुरुआत 31 मई को करना चाह रहे थे पूरे भारत में एक साथ, लेकिन योजना से पहले ही ये 10 मई 1857 को शुरू हो जाती है। अब 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर ये शुरुआत होती है। मेरठ छावनी के सैनिकों ने मेरठ पर अधिकार करके वो दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि दिल्ली में आकर ये दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और दिल्ली का जो बूढ़ा बादशाह था, मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह द्वितीय, इस बहादुर शाह द्वितीय को उन्होंने क्रांति का नायक और नेता घोषित कर दिया। भारत का सम्राट घोषित करते हैं, क्रांति का नायक और नेता घोषित करते हैं। धीरे धीरे ये खबर मुगल बादशाह के द्वारा, भाई पत्रों के द्वारा या किसी न किसी संदेश के माध्यम से अन्य रियासतों के अंदर भी भेजी गई। हमारे राजपुताना के अंदर भी इनकी ये पता चल गया था कि क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इन पॉलिटिकल जो एजेंट, हमारा जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, इस एजेंट टू गवर्नर जनरल को क्रांति हो चुकी है, इसकी जो शुरुआत, इसकी जो खबर मिलती है, ये खबर मिलती है 19 मई 1857 को, यानी क्रांति के शुरू होने के 9 दिन बाद में हमारे यहाँ एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो उस वक्त आबू में थे, इन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को एक क्रांति की शुरुआत का पता, क्रांति शुरू हो चुकी है, इसकी जानकारी होती है। जैसे ही 19 मई 1857 को इनको क्रांति के बारे में पता चलता है कि साहब ऐसे भारतीय सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत कर दी, तो ये राजपुताना के सभी राजा महाराजाओं को पत्र लिखते हैं, वादे कस्में उनसे दिलाते हैं और कहते हैं कि साहब आप हमारे वफादार बने रहें, हमारा सहयोग करें, विद्रोहियों को अपने राज्य में आप घुसने ना दें और अगर वो आते हैं तो उनको यहाँ से भगाएं। इस प्रकार की वो पत्र वगैरह लिखते हैं। धीरे धीरे ये खबर फैलते फैलते सैनिकों तक भी चली जाती है। सैनिकों को उस वक्त ये भी पता चल गया था कि ये जो चर्बी कारतूस हैं वो चर्बी वाले कारतूस हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। यह अफवाह भी फैल गई थी। राजस्थान में तो यही नहीं, एक और अफवाह फैल रही थी और ये अफवाह ये फैल रही थी कि अंग्रेज हमें हड्डियों का चूर्ण मिलाकर, हड्डियों का जो चूर्ण है, हड्डियां हैं, हड्डियों का चूर्ण आटे में मिलाकर हमको खिलाते और हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तो डबल डोज थी साहब। एक तो अपना जो कारतूस, एनफील्ड राइफल का कारतूस, उसके चर्बी वाले कारतूस ये, और दूसरा कि साहब हड्डियों का चूर्ण मिलाकर ये आटे के अंदर हमको खिलाते हैं। तो सैनिकों की धार्मिक भावनाएं जबरदस्त आहत थी। एक तो ये, अब इस आहत को ये आग में कैसे बदली, अगर उसकी बात करें तो ये अपन यूँ कह सकते हैं अंग्रेजों की अति सावधानी की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने पहले से ही प्लान किया कि भाई अजमेर हमारा प्रमुख केंद्र है और अजमेर में किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं होना चाहिए। अजमेर में हमारा खजाना है, यहीं पर हमारा आयुध खाना है यानी हथियार है, तो विद्रोहियों को किसी भी हालत के अंदर हमारी हथियार और हमारा खजाना हाथ नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त जो अजमेर के अंदर ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पॉइंट थी, इनका ट्रांसफर कर दिया, इनको भेज दिया इन्होंने नशीराबाद के अंदर। कोई बात नहीं, इनको मालूम भी नहीं था कैसा हुआ। एक सामान्य उसको प्रक्रिया के तहत ये अजमेर से आ जाते हैं और नसीराबाद छावनी में आ गए। लेकिन नसीराबाद छावनी में आते हैं ना, तो इनको जो घुड़सवार बटालियन है वहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया उनमें, और ना और किसी काम के अंदर अपॉइंट करके इनको जो तोपखाने वगैरह है, हथियार हैं, वहाँ पर कहीं पर भी इनको अपॉइंट नहीं किया गया और इन लोगों को पहरेदारी की जाने लगी। जब इनकी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पहरेदारी की जाने लगी तो इनको शक हो गया कि कुछ न कुछ दाल में काला है, या इनको ऐसा लगा कि ये अंग्रेज जो एजीजी है ये हमारे ऊपर शक कर रहा है, हमारे ऊपर इनको विश्वास नहीं है। जब इनको भेजा था तो एजीजी ने क्या किया था, दिशा से एक अंग्रेज बटालियन बुलाने का निवेदन किया था, तो अजमेर आ रही थी। साथ ही उन्होंने उसी वक्त जो मेर बटालियन थी, मेर बटालियन को क्या करता है, ये अजमेर बुला लेता है। इसके साथ इन्होंने जो मिस्टर सिंहराज सिंह, जो सिंघवी साहब थे जो अपने जोधपुर के, तो जोधपुर के मिस्टर जो सिंघवी हैं, उन सिंघवी के नेतृत्व में एक घोड़ों की बटालियन, जो घोड़ सैनिक थे, उनकी एक बटालियन अजमेर में अपॉइंट कर दी। जब इस सिंघवी के नेतृत्व में एक घोड़ों की बटालियन अपॉइंट कर दी जाती है, जिस से अंग्रेजों को बुलाया जाता है, तो इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को लगा कि ये हमारा दमन करना चाहते हैं।
अब हमारा दमन करना चाहते हैं ये किसी भी स्थिति के अंदर ये हमें मारना चाहते हैं, तो क्यों ना हम ये पहला काम कर लें। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक 28 मई 1857 को एक जगह इकट्ठा होते हैं, प्लान करते हैं कि हमें पहले छावनी के ऊपर अधिकार करना है और छावनी के बाद में हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पूरी वास्तु स्थिति का इनको पता हो चुका था कि ऐसे दिल्ली चलो, दिल्ली पर बादशाह का अधिकार, बादशाह घोषित कर दिया गया है, बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया है। अभी दिल्ली में क्रांतिकारी और सैनिकों के जो अंग्रेज हैं उनके बीच में संघर्ष चल रहा है। तो इन्होंने योजना की कि हम छावनी को जीतेंगे, छावनी को उसको लूट कर हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं ये ऐसे योजना करते हैं। इसका पता न्यूबरी को चलता है, तो न्यूबरी इनको रोकने की कोशिश करता है। इस सैनिकों ने सबसे पहले न्यूबरी का त्यापाछा कर दिया, अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी की हत्या कर दी। उसी वक्त इनका जब ये छावनी को लूटते हैं तो एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर फोर्टिसवुड भी इसके अंदर मारा जाता है। तो मिस्टर न्यूबरी और मिस्टर फोर्टिसवुड ये दोनों इसके अंदर मारे जाते हैं, दोनों मारे गए। अब जब ये दोनों मारे जाते हैं, छावनी को पूरी तरह से इन्होंने लूट लिया, तो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ में हो गई और ये लोग यहाँ से अब आगे रवाना होते हैं। तो इनको मालूम था कि ब्यावर से मेर बटालियन अभी अजमेर गई हुई है, तो ये नसीराबाद से ब्यावर होते हुए जाते हैं, ब्यावर को लूटते हैं और ब्यावर को लूट कर ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। तो 18 जून 1857 को इन्हीं की सहायता से दिल्ली के ऊपर पूर्ण रूप से क्रांतिकारियों का अधिकार हो पाया। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे नसीराबाद छावनी के सैनिक हैं, इनके प्रयासों से ही दिल्ली के ऊपर क्रांतिकारियों का पूर्ण नियंत्रण हो पाता है। तो हमारे यहाँ जो छावनी की जो क्रांति की शुरुआत होती है ये नसीराबाद के अंदर 28 मई। एजीजी को इसका पता चलता है 19 मई को, और उन्होंने जो अति उत्साह के यो कहे कि अति सावधानी के अंदर जो कदम उठाए वही कदम हमारे यहाँ क्रांति के तत्कालीन कारण बन गए, या उन्हीं कदमों के विरोध के अंदर अपन कह सकते हैं। हमारे यहाँ पर नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसका 30वीं बटालियन उनके साथ हो जाती है और लूट कर भाई साहब ये दिल्ली चले जाते हैं। ये तो थी हमारी नसीराबाद की छावनी। अब नसीराबाद के बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से नीमच के अंदर विद्रोह होता है। एरिनपुरा का एक महत्वपूर्ण विद्रोह है, वो पढ़ेंगे। कोटा में एक बहुत बड़ा जन विद्रोह होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन सब के बारे में जो हमारी चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।